कि इस कोरोना में देश बर्बाद हो गया, मजदूर बर्बाद हो गया, किसान बर्बाद हो गया। जब कहते थे घर बैठ करके खाना खिलाओ, मेरे देश के किसान ने घर बैठे हुए हिंदुस्तान की जनता को खाना खिलाया और सबके सब बर्बाद हो रहे हैं। और ये अडानी अंबानी की कई गुना संपत्ति क्यों बढ़ गई, ये मेरे को समझ में ये इस बिल देख करके आया। सभापति महोदय, बचपन से ही पढ़ते भी आए और बुद्धिजीवियों से सुनते भी आए कि मेहनत का फल मीठा होता है। बचपन में जब अपने माता पिता को, चाचा ताऊ, पड़ोसी, गांव वाले किसानों को हाथ कपाने वाली सर्दी में पानत करते हुए देखते, 48 डिग्री टेम्परेचर में मेहनत करते देखते, तो हम सोचते थे मेहनत देश का किसान करता है तो शायद सबसे ज्यादा फल किसान को मीठा मिलता होगा। और हमारे माता पिता सबसे ज्यादा खुशहाल होंगे। धीरे धीरे बड़े हुए तो हमने अपने माता पिता को चिंता में देखा, अभाव में देखा, ग्रामवासियों को अभाव में देखा। तो हम कंफ्यूज हुए कि जब मेहनत का फल मीठा होता है तो भला इतनी मेहनत करने वाले लोग फिर भी क्यों चिंता में, क्यों अभाव में हैं, क्यों कर्जे में हैं। फिर हमने सोचा कि शायद जो नेता लोग हैं वो शायद इनके पक्ष के नहीं होंगे। थोड़े से बड़े हुए, टीवी देखने लगे, अखबार पढ़ने लगे, चुनाव के पोस्टर देखने लगे। टीवी पे जिस नेता को भी देखो, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्य का हो, हर कोई नेता चीख चीख के कहता मैं किसान नेता हूं। चुनाव के वक्त पोस्टर पे लिखा रहता कि लोकप्रिय किसान नेता। तो भी मैं कंफ्यूज होता कि जब सारे नेता किसान नेता हैं, किसान हितैषी अपने आप को बता रहे हैं, फिर भी ये किसान खून के आंसू रोता क्यों है? इस किसान की सुनवाई क्यों नहीं होती? धीरे धीरे समझ में आई बात तो मैं समझा कि ये सब घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं और इस किसान, जो हिंदुस्तान का किसान मेहनतकश, ईमानदार और इनोसेंट है, उसको सिर्फ ठगने के लिए ये बातें बोली जाती हैं। बाकी जीतने के बाद चुनाव जो भी नीतियां बनती हैं वो सब उन पूंजीपतियों के लिए बनती हैं जो बड़ा भारी भारी चंदा पॉलिटिकल पार्टियों को देती है, नेताओं को देते हैं। वो बैठ करके नीति बनाते हैं। अभी जो केंद्र में 3 कृषक बिल आए, तो सभापति महोदय, मैंने तीनों बिलों को पढ़ा। मैं पढ़ करके कंफ्यूज हुआ कि पहला जो बिल था उसमें था कि साहब कि कोई भी कितनी भी कहीं भी खरीद कर सकता है, कंपनी खरीद कर सकती है, व्यक्ति कर सकता है। तो मैंने देखा ये तो कानून पहले से भी है। कृषि विपणन बोर्ड का डायरेक्टर है, उससे कोई भी कंपनी, कोई भी व्यापारी लाइसेंस लेके खरीद कर सकता है। फिर इस बिल की कहां से आवश्यकता होगी? तो थोड़ी गहराई में गया तो समझ में आई कि उसमें एक लिमिट थी कि मिनिमम आपको बताना पड़ेगा कि इतना तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। उस लिमिट को हटा दिया गया। फिर मैंने दूसरा बिल देखा कि कॉन्ट्रैक्ट पे खेती, तो कॉन्ट्रैक्ट पे खेती तो पहले से ही हो रही है। फिर नया क्यों ये बिल लेकर के आए? तो फिर उसकी गहराई में गया तो समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट की जो खेती करने के लिए जो होती थी, उसमें जो किसान संगठन थे, किसानों की मांग पे ये चीज हो गई थी कि भाई इसके अंदर सजा का प्रावधान होगा। उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है कोई कंपनी या व्यापारी, उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो उस चीज को हटाने के लिए ये बिल लाया गया। फिर मैंने तीसरे बिल को देखा कि ये तीसरा बिल किस लिए आया? उसमें आया कि साहब इसमें भंडारण की छूट दी जाएगी। तो मेरा एकदम से सर उस चीज से लेकर के चकरा गया कि भला मैं समझ नहीं पा रहा तब कि ये चीज क्यों हो रही है। तो मुझे अच्छे से समझ में आया कि तीनों बिल लाए किस लिए गए हैं। तीन बिल तो अलग अलग हैं, बाकी ये सब एक ही बिल है एक तरह से देखें तो। और ये मैं अच्छे से समझ गया
मुझे समझ आ गया कि इस कोरोना में देश बर्बाद हो गया, मजदूर बर्बाद हो गया, किसान बर्बाद हो गया। जब कहते थे घर बैठ करके खाना खिलाओ, मेरे देश के किसान ने घर बैठे हुए हिंदुस्तान की जनता को खाना खिलाया और सबके सब बर्बाद हो रहे हैं। और ये अडानी अंबानी की कई गुना संपत्ति क्यों बढ़ गई, ये मेरे को समझ में ये इस बिल देख करके आया कि ये इसलिए हुआ कि अडानी और अंबानी का पेट नहीं भर रहा, उनका पेट इतना बड़ा हो गया है जो सब कुछ खा गए, एयरपोर्ट खा गए, रेल खा गए, देश को खा गए, फिर भी भरने का नाम भी नहीं ले रहा है। तो अब कहते हैं इस किसान को भी जड़ मूल से खाना चाहते हैं, उस किसान को, इसलिए बिल लाया गया है। और इस बिल में ला करके होगा क्या सभापति महोदय, जैसे मेरे कई साथियों ने बताया कि जियो आया कि फ्री के अंदर आपको नेट दिया जाएगा, फ्री में आप बात करिए। और जो एयरटेल जैसी दूसरी कंपनियां थी स्थापित, उन सबको भी खा गया और आके पूरे मार्केट पे कब्जा कर लिया और फिर कह दिया कि अब पैसे देने पड़ेंगे, ताकि लोगों को मजबूर कर दिया। यही होगा कि मंडियों को बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि मंडी में कंपटीशन होता है। मंडी में जब लेके किसान जाता है, वहां पे और भी व्यापारी होते हैं, बोली लगती है, एक व्यापारी बोली लगाता है, दूसरा भी लगाता है, तीसरा भी लगाता है, तो प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा से उसको ठीक सी रेट मिल जाती है। जब ये सब हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, सब चीज खत्म हो जाएगी, और फिर ये जो बड़े लोग हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, किसान के पास इतना पैसा नहीं है, छोटे आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि भंडारण कर सके, वो वेयर हाउस बना सके, वो कोल्ड स्टोरेज बना सके। और अडानी अंबानी आएंगे और सब कुछ खरीद लेंगे, वेयर हाउस बड़े बड़े बना देंगे और कहेंगे मंडी से ज्यादा पैसे में खरीद रहे हैं। और जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब भंडारण कर लेंगे, पूरे देश का अनाज सब कुछ कर लेंगे, फिर कहेंगे कि आप मुंह मांगी रेट पे इसको मार्केट में बेचेंगे और आपको लेना पड़ेगा, जनता को लेना पड़ेगा और वो प्रॉफिट कमाएंगे। इसलिए ये भंडारण की शर्त को हटाया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे राजस्थान की जनता ने, आपने मांगा केंद्र के लिए कि हमारे को 25 की 25 सीट दो। मेरे राजस्थान की भोली भाली मेहनतकश जनता ने 25 की 25 सीट जिता करके आपको दे दी। ऐसे ऐसे लोगों को जिता दिया एमपी, जो जीतने के बाद जनता को गांव में जाके जीत का धन्यवाद तक देने आज तक नहीं आए। गांव के अंदर जनता ढूंढ रही है उनको, लेकिन उनको रिकॉर्ड मतों से जिता के भेज दिया, इस आशा में कि शायद हमारे लिए कुछ होगा। उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, लेकिन आज वो जनता ठगा सा महसूस कर रही है। आप लोग ये कहते हैं कोई विरोध नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, ये इनोसेंट मेहनतकश मिडिल क्लास परेशान लोग हैं। 2 जून की रोटी कमाने के लिए दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं। छोटे छोटे किसान हैं, 2 बीघा 4 बीघा का, चिंता में बेटे की फीस कैसे भरूं, बिजली का बिल आ गया, बिल कैसे भरूं। वो संघर्ष में जुटा हुआ है कि मेरी इज्जत को कैसे बचा लूं। आप उससे सड़क पे आके कहते हो जंग लड़के बता, अरे भाई आप पावरफुल लोग हो, वो बेचारा आपसे नहीं लड़ सकता, जंग नहीं लड़ सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे जंग नहीं लड़ सकता तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी, नहीं कटने दी जाएगी उसकी गर्दन। और आपको वहम हो सकता है, वहम हुआ था ननवंश को भी कि कोई ये चाणक्य जो आया है ये मेरे सिंहासन को नहीं हिला सकता, चंद्रगुप्त है ये मेरे सिंहासन को नहीं हिला सकता, लेकिन उनको धूल चटा के मिट्टी में मिलाया, इस बात का इतिहास गवाह है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को यह अहंकार नहीं होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को कभी शरीफ आदमी को कम करके नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस दिन शरीफ आदमी, मेहनतकश आदमी, ईमानदार आदमी, जिस दिन वो जग गया और जिस दिन उसने ठान लिया लड़ने के लिए, तो फिर ये जो ढोंग ढांग कर करके बनने वाले लोग हैं, उनकी औकात नहीं है कि उनके सामने क्षण भर वो मुकाबला कर लें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, बाजरा मेरे राजस्थान में, बाजरा सभापति महोदय, पूरे हिंदुस्तान में जितना बाजरा पैदा होता है उसका 41.3% बाजरा राजस्थान स्टेट अकेला पैदा करता है। लेकिन मेरे को बड़ी अफसोस हुआ कि कोई भी यहां विधानसभा में भी इस बात की चर्चा नहीं करता कि जो मुख्य फसल है हमारे राजस्थान की, उसको एमएसपी पे क्यों नहीं खरीदा जा रहा, उसको एमएसपी पे नहीं खरीदा जा रहा है। और अब लोगों ने कहा चिट्ठी नहीं लिखी, वो नहीं लिखी, सिर्फ एक बार 16 में जब खराब हो गया, दबाव पड़ा, तो एक बार बाजरा खरीदा गया। नहीं, पहले भी बाजरा नहीं खरीदा गया। खत्म कर रहा हूं सभापति महोदय, 2 मिनट लूंगा। पहले भी नहीं खरीदा गया, इसलिए कोई कभी इस बात की किसी एमपी को मैंने आवाज उठाते लोकसभा में नहीं देखा कि वहां पे वो कहते कि राजस्थान में बाजरे की फसल है, उसको एमएसपी पे खरीदा जाए। एमएसपी पे रेट जो उसकी बाजरे की है 2125 रुपए रेट है सभापति महोदय, और बाजरा मार्केट में बिक रहा है 1200 रुपए क्विंटल बिक रहा है। मतलब लगभग डबल रेट पर अगर वो बिकता तो किसान को कितना फायदा होता।
किसी ने उसकी चिंता नहीं की। और इतने घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, कोई नीरव मोदी लेके भग रहा है, कोई विजय माल्या लेके भग रहा है, हजारों करोड़ ले गए, लाखों करोड़ रुपए उनके माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन किसान की कोई सुध नहीं। अच्छा होता केंद्र सरकार कहती कि भाई ये किसान है, बहुत मजबूर है, ये इसकी स्थिति को सुधारना है, तो जो भी एग्रीकल्चर के जो कृषि के जो उपकरण है उनके ऊपर जीएसटी खत्म की जाएगी, और जो किसान है इसको बिजली का बिल है जो वो आधा चाहे केंद्र सरकार देगी, राज्य सरकार देगी, अपन इसको फ्री बिजली किसान को देंगे, तो उसकी स्थिति सुदृढ़ होती। लेकिन किसान को कोई सुदृढ़ करना नहीं चाहता, हर कोई किसान को चुपचाप बहका करके सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो अडानी अंबानी की संपत्ति कई गुना नहीं बढ़ती। अब जितने भी मेरे साथी बैठे हैं, एक भी साथी बता दे आपके आस पड़ोस, आपके मित्र रिश्तेदार में किसकी संपत्ति साल के अंदर बढ़ी है, कोई भी बता दे। हर आदमी की संपत्ति गिरी है, हर आदमी बर्बाद हुआ है। फिर अडानी अंबानी में कौन सी चीज है कि उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ती जा रही है? ऐसा कौन सा वो कहां से पैदा हो गए कि सब कुछ उनका बढ़ता जा रहा है? लेकिन मैं समझाऊं कि सरकारें नीतियां ऐसी बनाती है कि उनको मालामाल कर दिया जाता है और गरीब आदमी, मेहनत का आदमी के खून को चूस लिया जाता है। नोटबंदी हुई थी सभापति महोदय, तो सपना दिखाया गया था गरीब जनता को, मेहनत कर जनता को, कि नोटबंदी होने के बाद में अमीर और गरीब के बीच की खाई पाट दी जाएगी, अमीर और गरीब बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। लेकिन उस नोटबंदी को बंद हुए इतना समय हो गया और उसके बाद वो गरीब की तो बावड़ी नहीं, वो गरीब तो बेचारा और गरीब होता चला गया और कुछ बर्बाद होता चला गया, और अडानी और अंबानी की संपत्तियां कई गुना बढ़ती चली गई। इसलिए उस जनता के अब समझ में आ गया है कि वो नोटबंदी किस लिए की गई थी। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूं, मैं तो विपक्ष से भी प्रार्थना करता हूं, प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि मेरे देश की इमोशनल जनता ने आपको अपेक्षा से कई गुना ज्यादा समर्थन दिया है, आप उनकी भावनाओं से नहीं खेलें। और जो आपने कानून बनाया ये गलत बनाया है, और आपको लग रहा है कि जनता समझेगी नहीं, मेरे विपक्ष के साथियों को लग रहा है कि जनता समझेगी नहीं, लेकिन आप गलत फहमी में, ये जनता सब चीजों को समझेगी। और इस आने वाले उस खतरे को आप देख लीजिए, नहीं देखा तो आगे जो होगा जनता के साथ, वो आने वाली पीढ़ियां हमारे को माफ नहीं करेंगी कि ये काला कानून बन रहा था लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। इसलिए हो सकता है मेरा बोलना, मेरा प्रयास, मैं चाहे आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करूंगा, मेरा प्रयास हो सकता है सागर में एक बूंद के जैसा ही हो, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। मैं उसी चिड़िया की तरह करना चाहता हूं। जंगल में एक बार आग लग गई तो एक चिड़िया चोंच में भर भर के पानी लाके आग के ऊपर डाल रही थी बुझाने के लिए। दूसरे जानवरों ने पूछा आग इतनी भयानक है और आप चिड़िया जरा सा पानी ला करके इस आग को कैसे बुझा दोगे? तो चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं हो सकता है मेरे कहने से आग ना बुझे, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा कि आग लगी तो किस किसने बुझाने का प्रयास किया, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं जो भी सदस्य इसका विरोध करेगा, इतिहास में उसका नाम लिखा जाएगा कि वो किसान के पाले में खड़ा था, व्यापारियों के पाले में नहीं खड़ा था। और निश्चित रूप से मान के चलिए कि देश की जनता जगेगी और ये अडानी अंबानी है, इनके मंसूबों पे कहीं पूरे नहीं होने देगी। ये मैं कहना चाहता हूं। किसान का बेटा है, उसको नौकरी नहीं दे सकते, किसान की फसल खरीद नहीं रहे, उसको रेट नहीं दे सकते, और फिर भी उसको बर्बाद करने में लगे। कितनी ही भर्तियां पेंडिंग पड़ी है, उनको नहीं कर रहे। मैं राजस्थान सरकार से भी मांग करता हूं कि केंद्र सरकार नहीं खरीद रही है तो आप खरीदिए, लेकिन बाजरे की फसल को एमएसपी रेट पे खरीद शुरू करें। जब सारी फसल बिक जाती है सभापति महोदय, तब एमएसपी पे खरीद चालू होती है। क्या पता नहीं है सरकार को, क्या सारे के सारे मंदबुद्धि है सरकार में बैठे लोग कि भाई इसकी एमएसपी पे ये फसल इस टाइम आती है, डेट निश्चित कर दी, आप लाइए फसल को बेचिए, हम खरीदेंगे। लेकिन सारी फसल बिक जाती है तब ढकोसला करने के लिए उसको खरीदा जाता है, और वो भी एक लिमिट में खरीदा जाता है। इसलिए इस किसान के साथ इतना ज्यादा अन्याय मत करो, इतना ज्यादा अत्याचार मत करो कि आपको नरक में भी जगह ना मिले, ऐसा कृत्य ना करो। यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय।